गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों आप तैयार हैं लेक्चर नंबर 5 के लिए। अभी तक हम लोग ने टोटल 4 लेक्चर्स लगाए हैं। कितने लेक्चर्स? 4 लेक्चर्स लगाए हैं। और आज जो हम लोग लेक्चर नंबर 5 लगाने वाले हैं, जो चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। फिर हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन क्या होता है, फिर देखेंगे वैक्सीनेशन क्या है, और फाइनली हम समझेंगे एलर्जी के उन सारे पॉइंट्स को जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों चलो शुरुआत कर लेते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से। चलो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है क्या? भाई जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब सेल और सेल्स के बीच में क्या कोई ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से सेल अपने आप को पैथोजेंस के अटैक से अपने आप को बचा पाए। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगर आप देखेंगे बच्चों, तो आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे, पहला पॉइंट्स मिलेगा कि इसमें जो टी लिम्फोसाइट्स है, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये एक्चुअली ये वही सेल है जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर कोई भी पैथोजन अगर एक बार आ जाए और अगर एक बार बी लिम्फोसाइट्स अगर कोई एंटीबॉडीज को बना देती हैं, तो ये टी लिम्फोसाइट्स भी हमेशा याद रखता है कि यस ये पैथोजन पहले आया हुआ था। और कोई भी अगर कोई फॉरेन पैथोजन या कोई फॉरेन सेल हमारे बॉडी के अंदर आती है, तो उसको ये रिजेक्ट भी करती है। भाई उसको ये हमारे बॉडी में एक्सेप्ट नहीं कराने देती। आपको पता है कि जब भी ग्राफ्टिंग होती है, जब भी टिश्यू ट्रांसप्लांट होते हैं या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जैसा आपको पता है कि अगर कोई बंदा है और उसकी किडनी खराब हो जाती है, तो अगर वो नई किडनी लगवाता है, किसी दूसरे बंदे से नई किडनी लेता है, यस अपने लिए तो उसके लिए तो नई है, अगर कोई दूसरी किडनी लगवाता है अपने बॉडी में, तो उसकी बॉडी में उपस्थित जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो जबरदस्त इसका विरोध करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं कि भाई ये बाहर का सेल है, हमारी बॉडी में क्या कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय हमारा जो इम्यून रिस्पांस है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि ये जो टिश्यू है इसका ग्राफ्टिंग ना हो पाए, ये जो किडनी है इसकी ग्राफ्टिंग ना हो पाए, ये जो बाहर की किडनी है इस बॉडी में ना लग पाए। तो वहां पर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर मेमोरी भी होती है, वो पहचानते भी हैं कि ये पर्टिकुलर सेल हमारी बॉडी की है या बाहर की है। तो पहला पॉइंट, तो अगर आप देखेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों? टी लिम्फोसाइट्स। और सेकंड पॉइंट्स की ओर अगर हम ध्यान दें, तो मैंने आपको बताया कि यही टी लिम्फोसाइट्स हैं जो रिजेक्शंस करते हैं। जब टिश्यू का कोई ट्रांसप्लांट होता है या किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, तो रिजेक्शन में यही टी लिम्फोसाइट्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक पॉइंट मुझको यहां पर याद आ रहा है बच्चों, एक्चुअली होता है क्या कि जब कोई नई किडनी लगाई जाती है, दूसरी किडनी लगाई जाती है किसी पेशेंट के बॉडी में जिसकी किडनी खराब हो गई है, तो अब एक्चुअली क्या, अगर उसका इम्यून रिस्पांस बहुत फास्ट है, तो बार बार वो जो नई किडनी लगी उसको रिजेक्शन हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए बच्चों एक इंजेक्शन आता है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस कर जाता है, और फाइनली जो हमारा बॉडी है उस जो किडनी बाहर से आई है उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहां पर हमने समझा कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसका में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो टी लिम्फोसाइट सेल्स करते हैं। और आपको पता है यही टी लिम्फोसाइट सेल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स का एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन पे। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंस क्या है? टी लिम्फोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? आपको दो तरीके की इम्यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। पहली होती है एक्टिव और दूसरी होती है बच्चों पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव। पैसिव का मतलब किसी के माध्यम से आएगी, और एक्टिव का मतलब क्या है? तो एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में, तब प्रोड्यूस होगी जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तब। तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगा हमारे बॉडी में ऑन द एक्सपोजर ऑफ पैथोजन। इसकी जो स्पीड होगी बच्चों ये स्लो होगी। क्यों स्लो होगी? भाई कोई नया मेहमान अगर आपके बॉडी के अंदर पहुंचता है, कोई नया पैथोजन आपके बॉडी के अंदर पहुंचता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले उसको पहचानेगा कि भाई ये अच्छा है या खराब है, क्या है ये, है ना। तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। इसलिए जो एक्टिव इम्यूनिटी जो ऑलरेडी एक्टिवेट है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा थोड़ा सा स्लो होगा। और आपको पता है जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है, तो जो लिम्फोसाइट्स बी हैं
वो क्या करती है, बी लिम्फोसाइट्स वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, और अगर एक बार ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई तो फिर हमारे ब्लड में पड़ी हुई है, और जब भी ये पैथोजन दोबारा एंट्री करेगा तो उसको किल कर देगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों यहां पर समझना, कि जो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी कब डेवलप होती है, जब कोई पैथोजन या कोई पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है, एक्सपोज करता है, तो वहां पर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया, किसी के माध्यम से इम्यूनिटी डेवलप होगी। जैसे आपको पता है कि अगर कोई पैथोजन एंट्री कर जाए, कोई बैक्टीरिया एंट्री कर जाए, तो हम एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस लेते हैं या एंटीबायोटिक्स की टैबलेट लेते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हम लगवाते हैं, इन केस ऑफ जब हम इल होते हैं, बीमार होते हैं, तो ये जो एंटीबॉडी हैं, रेडीमेड जो एंटीबॉडीज हैं, ये भी इंजेक्शंस के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराई जाती है। एक तो होती है एंटीबायोटिक्स और दूसरी होती है एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज को भी बच्चों कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि हमारी जो बी लिम्फोसाइट से प्रॉपर तरीके से एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तो वहां पर हम बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी के अंदर पर्टिकुलर पैथोजन को किल करने के लिए। तो इस तरीके की अगर इम्यूनिटी है तो हम इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सेकेंड, जैसे आप देखें कि कोलोस्ट्रम क्या है, आप जानते हैं कोलोस्ट्रम वही येलो कलर का जो मिल्क होता है, और जो पहले हफ्ते में मदर जब फीडिंग कराती है अपने बेबी को आफ्टर डिलीवरी, तो उस समय जो मिल्क का कलर होता है येलोइश होता है, उसी मिल्क को बच्चों बोलते हैं कोलोस्ट्रम। और उस मिल्क में क्या होता है कि IgA एंटीबॉडीज होती है बच्चों, और ये एंटीबॉडीज भी इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरीके की इम्यूनिटी जो बच्चे के बॉडी के अंदर जा रही है, किसके माध्यम से जा रही है, मदर की मिल्क के माध्यम से जा रही है, तो ऐसे इम्यूनिटी को भी हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और थर्ड होता है फीटस। फीटस के माध्यम से आपको पता है कि कुछ एंटीबॉडीज थ्रू प्लेसेंटा जो है फीटस में जो बेबी डेवलप कर रहा है उसकी बॉडी में एंट्री करेंगी। तो इस तरीके की अगर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, जो कहीं बाहर से आ रही है, किसी दूसरे माध्यम से आ रही है, ऐसी इम्यूनिटी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और जो पहले से हमारी बॉडी के अंदर है, ये किसी पैथोजन के एक्सपोजर पे आती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, इम्यूनाइजेशन, या हम इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं वैक्सीनेशन। आपको पता है इस समय पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है कोरोना वायरस के लिए। तो एक्चुअली अगर हम ये वैक्सीनेशन क्यों कराते हैं, भाई अभी तो हमें कोरोना वायरस हमारे अंदर नहीं एंट्री किया है, तो हम वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का पहला जो मोटो होता है वो ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज डेवलप कर दी जाएं कि अगर ये पैथोजन कभी आपके बॉडी के अंदर एंट्री करे तो ये एंटीबॉडीज उसको किल कर दें। इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चों आपने सुना होगा जो पुराने सीरियल्स आते हैं उसमें विष कन्याओं का नाम आपने सुना होगा, सुना है आपने, वो विष कन्याएं कैसी बनाई जाती हैं। जब वो गर्ल्स बहुत छोटी होती हैं, चिल्ड्रन होती है बहुत छोटी होती हैं, उसी समय उनको जो स्नेक का जो पॉइजन होता है, जो जहर होता है, बहुत कम मात्रा में दिया जाता है कि उसकी मृत्यु भी ना हो। लेकिन जब ये पॉइजन थोड़ा थोड़ा दिया जाता है तो उस पॉइजन के अगेंस्ट इन गर्ल्स के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है, और धीरे धीरे इसका डोज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे डोज बढ़ाया जाता है, और एक ऐसी पोजीशन आती है कि उस समय अगर उतनी डोज दे दी जाए जितना एक सांप काटेगा, उसके बावजूद भी उस गर्ल्स की डेथ नहीं होती। इस क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस पर्टिकुलर पॉइजन के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी होती है और प्रॉपर तरीके से विष कन्याएं बन जाती है। विष कन्याओं को आपने सुना होगा, बहुत सारे राजा जो लोग थे एक दूसरे को मरवाने के लिए, अपने दुश्मनों को मरवाने के लिए इनका यूज करते थे। तो एक्चुअली ये भी एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एंटीबॉडीज अगर हमारे बॉडी के अंदर डेवलप कर जाए तो हमारी बॉडी किसी पॉइजन्स को भी रिस्पांस नहीं देगी और प्रॉपर तरीके से सर्वाइव रहेंगे, लाइव रहेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक वैसे ही क्या होता है कि यहां पर वैक्सीनेशन के केस में क्या होता है कि वैक्सीन आपको तब लगाई जाती है जब आप ग्रसित नहीं हो। तो उस केस में क्या होता है कि यहां पर भी क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर डिसीज के लिए हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसी डिसीज के लिए जो काजल ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसका वीक जो फॉर्म है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी के अंदर। और जब वो वीक फॉर्म, कमजोर फॉर्म हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज उसके लिए डेवलप होती है।
और धीरे धीरे पता है एंटीबॉडीज ऐसी हो जाती हैं कि अगर अब उसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो वो उसको मार के खा पी के बराबर कर देगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आपने समझा कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का पहला तो मतलब यह है कि आपको किसी पर्टिकुलर पैथोजन से आपको स्पेसिफिक रखा जाए, आप उससे ग्रसित ना हो और आप सर्वाइव रहें, आपका प्रोटेक्शन बराबर बना रहे। तो पहला पॉइंट मैंने क्या है कि ये जो वैक्सीनेशन होता है कि एक मेमोरी की प्रॉपर्टी आपके बॉडी के अंदर डेवलप कर दी जाए, जिससे अगर कोई स्पेसिफिक पैथोजन अगर आपके बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि जो वैक्सीन हम लगवाते हैं, अगर किसी पर जैसे मान लो कोविड वैक्सीन है, तो बच्चों कोविड वैक्सीन में भी जो कोरोना वायरस है, जो कोरोना वायरस है उसका वीक फॉर्म ही हम एंट्री कराते हैं बॉडी के अंदर, जिससे हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाए। जैसे कि आपने सुना होगा बच्चों कि बहुत सारे ऐसे बंदे थे इस दौरान कि उनको कोरोना हुआ, उनको पता ही नहीं चला और उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप कर गई। सुना होगा आपने? यस। तो ठीक वैसे यहां पर क्या होता है कि वैक्सीन के केस में जब वैक्सीन बनाई जाती है तो वहां पर जो एंटीजेनिक प्रोटीन उस पर्टिकुलर पैथोजन की एक्टिवेटेड फॉर्म में एंट्री कराई जाती है, या वो पैथोजन वीकेंड फॉर्म में हम एंट्री करा देते हैं, जिससे बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके की एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए डेवलप हो जाए। क्लियर है? मतलब टोटली हम आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर देते हैं वैक्सीनेशन कराने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अब क्या होगा कि अगर ये वैक्सीन एक बार आपके बॉडी के अंदर गई, एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, एक तो मेमोरी डेवलप हो जाएगी। मेमोरी का काम कौन करेगा? टी लिम्फोसाइट्स, और जो बी लिम्फोसाइट्स है फिर उसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी और फाइनली उस जो पैथोजन आया है उसको किल कर देंगी। तो ये होता है वैक्सीनेशन का मतलब। वैक्सीनेशन को हम इम्यूनाइजेशन के नाम से भी बच्चों जानते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर ले पैसिव इम्यूनाइजेशन की, मैंने बताया किसी न किसी माध्यम से बॉडी के अंदर पहुंचता है। जैसे सिंपल सा अगर आप एग्जांपल ले लें टिटनेस का, या कभी सांप काटता है उस समय का, तो टिटनेस के केस में क्या होता है, यहां पर हमें क्विक इम्यून रिस्पांस चाहिए होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं। आपको पता है टिटनेस किसकी वजह से होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। तो उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें क्विक इम्यून रिस्पांस अगर चाहिए तो फाइनली हम टिटनेस का इंजेक्शन लगाएंगे। तो टिटनेस के इंजेक्शंस के द्वारा जो हम इम्यून रिस्पांस डेवलप करते हैं अपने बॉडी के अंदर बच्चों, वो आता है हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर। ठीक वैसे एग्जांपल है स्नेक बाइट्स के काटने पर। आपको पता है जब भी सांप काटते हैं तो उसके अगेंस्ट जो एंटी पॉइजनस इंजेक्शंस है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिलते हैं, वहां से आप जाके लगवा सकते हैं। अगर कभी सांप काटे तो तुरंत ऐसा करना चाहिए। तो वहां पर भी हम रेडीमेड एंटीबॉडीज ही अपने बॉडीज के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे हम सांप की जहर से बच सके। तो ये दो फैक्ट थे। और लास्ट एक फैक्ट ये है कि जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन बच्चों बनाई जाती है, ये वैक्सीन जो प्रोड्यूस होती है वो एक ईस्ट से प्रोड्यूस होती है। तो ये एक फैक्ट है जो आपको समझना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने आज समझा कि इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन क्या होता है। और फाइनली अब हमें किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है एलर्जी की, कि एलर्जी क्या होता है। चलो तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात हम लोग करते हैं किसकी? एलर्जी की। चलिए, एलर्जी से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। आपके फैमिली में या रिलेशंस में अगल बगल आपको देखते होंगे किसी न किसी बंदे को किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है। किसी को बातों से एलर्जी होती है, तो बातों वाली एलर्जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं बॉडी वाली एलर्जी की। जैसे आप सपोज दैट देखिए कि मान लो कोई दो बंदे हैं, चले जा रहे हैं और बगल में रोड की सफाई हो रही है, तो लगातार धूल उड़ रही है। उनमें से जो दो बंदे होंगे, एक बंदा तो छींकने लगेगा और दूसरे को कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा छींकने लगा, जो स्नीजिंग करने लगा, इसका मतलब क्या है कि उसको धूल से एलर्जी है। उसको किससे एलर्जी है? धूल से एलर्जी है। लेकिन जो दूसरा बंदा है उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो रिस्पांस नहीं दिखा रहा है। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर हम बात करें किसकी? एलर्जी की, तो वास्तव में एलर्जी क्या है? तो हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि ओवर रिस्पांस है किसी एलर्जेंस के प्रति हमारे इम्यून सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं एलर्जी। क्या मैंने बताया? एलर्जी क्या है? एक्स एग्रीगेटेड, या बोल सकते हैं ओवर स्मार्ट रिस्पांस ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन। एंटीजन है वो मान लो पैथोजन है। एंटीजन कोई धूल भी हो सकती है, मिट्टी हो सकती है,
पॉलिन हो सकते हैं, पॉलिन ग्रेन हो सकते हैं। तो अगर उसके खिलाफ, अगर उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिस्पांस दिखाए, ओवर का मतलब क्या है, ओवर का मतलब है जितना दिखाना चाहिए उससे ज्यादा अगर रिस्पांस दिखाए, तो इस सिचुएशन को बच्चों हम बोल देते हैं एलर्जी। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि एलर्जी के लिए जो फैक्टर हैं, जो एलर्जी को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी ओवर रिस्पांस हमारा दिखाता है इम्यून सिस्टम, उनको हम बोलते हैं बच्चों एलर्जेंस। तो वो सब्सटेंस जो एलर्जी का कारण बनते हैं, जो डस्ट हो सकता है, पॉलिन ग्रेन हो सकते हैं, एनिमल के वेस्टेज हो सकते हैं, ये सब एलर्जेंस कहलाए, हम इनको एलर्जेंस बोल सकते हैं। तो एलर्जेंस सिंपल सा क्या है, जिसकी वजह से एलर्जी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एलर्जी के रिस्पांस में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है बच्चों, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, उसका नाम है आईजीई। 5 तरीके की एंटीबॉडी होती है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीटी और आईजीई। तो जो लास्ट वाली है आईजीई, ये जो एंटीबॉडी है, ये एलर्जी, अगर कोई एलर्जेंस बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो उसके प्रति ये एंटीबॉडीज सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और पर्टिकुलर उस एलर्जेंस को किल करने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एलर्जी के बारे में कि जब भी कोई एलर्जेंस हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो हमारे बॉडी के अंदर मास्ट सेल्स होती हैं, और ये जो मास्ट सेल्स हैं बच्चों, ये 2 तरीके की केमिकल प्रोड्यूस करती हैं। पहला होता है हिस्टामाइन और दूसरा होता है सेरोटोनिन। और ये जो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन केमिकल्स है, यही एलर्जी का मेन रीजन है। यस, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्स्ट्रा रिस्पांस दिखाने लगता है। तो मास्ट सेल क्या प्रोड्यूस करती है, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। यही वो केमिकल है जो एलर्जी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। और जब हमको एलर्जी होती है तो हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं। जैसे आपको पता है सिट्रिजिन, लीवोसिट्रिजिन, ये सब क्या है, एंटी एलर्जिक है। तो इनका काम क्या होता है कि ये जो मास्ट सेल हैं जो कि डीस्टेबलाइज हो गई हैं, उसको स्टेबलाइज करने का काम करती हैं कि आप प्रॉपर तरीके से हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जो पहले निकाल रहे थे वैसे ही निकालिए, बहुत ओवर मत निकालिए, जिसकी वजह से एलर्जी का रिस्पांस इस तरीके से आ रहा है। तो जो सिट्रिजिन और लीवोसिट्रिजिन है, इनका काम क्या है, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देना, जिससे जो एलर्जी के प्रति जो रिस्पांस हमारा इम्यून सिस्टम दिखा रहा है वो ओके हो जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग सिम्टम्स। जब हम अगर एलर्जी है तो उसको कम करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उसको बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन। तो सिट्रिजिन या लीवोसिट्रिजिन क्या है, एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, हमारे बॉडी के अंदर आपको पता है एड्रेनालिन, यस, ये हार्मोन है, ये भी एक तरीके से एंटी एलर्जिक होता है। और स्टेरॉइड्स, इसका भी हम यूज करते हैं एंटी एलर्जी के फॉर्म पे, और किसको, जो एलर्जी के सिम्टम्स है उसको रिड्यूस करने के लिए, और एंटी हिस्टामाइन की तरह ये भी काम करते हैं। तो एड्रेनालिन एंटी हिस्टामाइन है और स्टेरॉइड्स ये भी एंटी हिस्टामाइन की तरह काम करते हैं। तो फाइनली अगर हम देखें कि एलर्जी के केस में आपको कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो भाई जैसी एलर्जी वैसे सिम्टम्स आएंगे। अगर आपको धूल से एलर्जी है तो हो सकता है आपको जुकाम हो जाए। तो अगर हम बात करें तो जैसे मान लो स्नीजिंग आना, छींक आना, वाटरी आईज का हो जाना, आंखों से लगातार पानी आना, लगातार नोज से पानी आना, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा एलर्जी हो जाती है तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। और आपको पता है कि जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं बच्चों, उनको कितनी ज्यादा एलर्जी डस्ट से होती है। तो उस केस में क्या होता है, वहां पर क्या होता है कि जो मास्ट सेल है वो कुछ ज्यादा ही सीक्रेट करने लगती है, किसको, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन लेते हैं और जो सिम्टम्स है उसको कम करने के काम आती है, और ऐसी मेडिसिन को बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन। तो बच्चों ये सारे सिम्टम्स है, और हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट देखे एलर्जी के रिलेटेड। तो चलिए बच्चों जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहां से सेशंस को फिर क्लोज करते हैं। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से मेरे सारे लेक्चर्स या उनको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स उनको मिल जाए पीडीएफ के फॉर्म पे, तो आपको करना क्या है, आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में, वहां से हमारा ऐप डीएनसी माई एजुकेशन केबिन पीडीएफ, इसको डाउनलोड करिए। कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, पहला 7237841191 और सेकंड, इन पे फोन करके आप अपना कोई भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करा सकते हैं।
तो बच्चों अगर ये लेक्चर अभी के अभी आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस तरीके से बच्चों आज के सेशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नए सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और दूसरे वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, थैंक यू, बाय, गुड डे।